Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chhelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee as well as the society members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is आज का विषय है responsibilities and liabilities of MC, that is managing committee and general members, punishments and solutions. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, दायित्व, लाइबिलिटीज मैनेजिंग कमेटी की और साथ साथ में जनरल मेंबर्स की। मैनेजिंग कमेटी पे क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है, उसका सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है, जनरल मेंबर्स के ऊपर भी क्या क्या पनिशमेंट पॉसिबल है और क्या क्या सॉल्यूशंस है उस चीज के बारे में। आज का हमारा विषय इस चीज के ऊपर है। This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions after the speaker has concluded, only relating to today's topic. Other questions will be ignored. आज के हमारे स्पीकर साहब हैं श्री कुलदीप सिंह जी. He is highly experienced in various aspects of life and also society matters. उन्होंने अपने सोसाइटी में चेयरमैन के हैसियत से भी काम किया है. काफी समय का एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 years. और उन्होंने सोसाइटी की व जिंदगी की काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं. सोसाइटी में चेयरमैन होने के बावजूद, जनरल मेंबर होने के बावजूद उन्होंने काफी कुछ रेसिस्टेंस फेस किया. रेसिस्टेंस का मतलब तू मैं वगैरह वगैरह. सो ऑन ऑल आवर फ्रेंड्स ओवर हियर, we invite him to share his experiences. Kuldeep sir, we respectfully invite you to share your knowledge and experiences with our friends. Please take over and proceed. Thank you, Kuldeep sir. Please proceed, sir. Namaskar, good evening to all the friends and all the participants in this webinar. मैंने आपसे आगे भी वेबिनार किया था जिसमें कुछ peculiar problems डिस्कस करी थी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था. तो मैं हेमंत सर का आभारी हूँ. उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि आपसे दोबारा सलाह मशवरा या आपसे दोबारा बातचीत करने का और अपना एक्सपीरियंस जो मेरा है वो आपसे शेयर करने का. आज का टॉपिक जो है वो जैसे हेमंत सर ने बताया कि मैनेजमेंट कमेटी की क्या जिम्मेवारियां हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी रेमेडी क्या है. इसमें मैं थोड़ा सा एक और एडिशन कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम सब मेंबर हैं सोसाइटी के, जो एक कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट है. तो मैं आपको ये भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिम्मेवारी जो है वो दो तरफा होती है.
ये नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी की ही सारी जिम्मेवारियां हैं, मेंबर्स की भी जिम्मेवारी होती हैं और मेंबर्स के भी राइट्स होते हैं। तो थोड़ा 5 मिनट में उसके ऊपर भी आपसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बेसिकली देन वी विल आल्सो डिस्कस कि भी मैनेजिंग कमेटी को कैसे काम करना चाहिए और अगर वो नहीं करती है तो हमको हमारे पास रेमेडीज क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र स्टेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिया था। आई एम श्योर ये 1950s में सोचा होगा उन्होंने, और 1960 में एक MCS एक्ट आया था जो हम सब जानते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो बाइबल है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर द टाइम भी। और उसके साथ साथ रूल्स भी उसके बने थे जो 1961 में आए थे, और सोसाइटी में बदलाव देखते हुए भी कुछ अमेंडमेंट हुई है, लेकिन बायलॉज भी आए हैं जो बायलॉज सोसाइटी को दिए जाते हैं कि भी आपको जो सोसाइटी बेसिकली फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स एज वेल एज फॉर द कमिटी टू हाउ टू रन द सोसाइटी प्रॉपरली। तो ये सबसे बड़ी जो गाइडेंस अपनी है वो सोसाइटी MCS एक्ट है 1960 का अलॉन्ग विद रूल्स 1961। लेकिन हर एक सोसाइटी जब रजिस्टर्ड होती है तो हमको बायलॉज इशू किए जाते हैं, तो एक हमारे लिए वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके हिसाब से हम जो मैनेजिंग कमेटी है उसको मैनेज करती है अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जिसने पहल करी थी और ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट लेके आए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कॉन्सेप्ट। तो हम ज़्यादा उसके ऊपर कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट में ना जाते हुए बेसिकली हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपनी हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर, जो कि आपको मालूम है कि और भी सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, लेकिन हम अपना विषय जो है वो हाउसिंग सोसाइटी तक ही सीमित रखेंगे। तो हाउसिंग सोसाइटी एक बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट थी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें के मेंबर्स के अधिकार भी हैं और मेंबर्स की प्रिविलेजेस भी एंड राइट्स भी हैं। तो चैप्टर 3 जो है MCS एक्ट का वो मेंबर्स के बारे में बताता है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, और जो चैप्टर 7 है वो बताता है कि सोसाइटी को मैनेज कैसे करना चाहिए, जो मैनेजिंग कमेटी कैसे मैनेज करना चाहिए। और उसी से फ्लो जो होता है वो अपने बायलॉज फ्लो होते हैं, और जो बायलॉज मैं कोट कर रहा हूँ वो 2014 के बायलॉज हैं, और उसमें जो चैप्टर 7 है उसमें आपको दिया हुआ है कि मेंबर्स के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज क्या क्या होती है। तो उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि आपको मेंबर बनने के लिए क्या क्या आपको कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए, वो सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन जो उसका दूसरा भाग है जो राइट्स ऑफ मेंबर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा। ये आमतौर पे ये सोचा जाता है कि भाई हम तो मेंबर हैं, हमने एक कमेटी चुन ली है, इलेक्शन हुई, हमने एक कमेटी चुन ली जो बायलॉ के हिसाब से वो 9 जन की हो, 11 की हो, 17 की हो, कितनी भी हो, कि भी अभी उनको जिम्मेवारी हमने दे दी है कि भी उनको सोसाइटी अफेयर्स जो हैं वो चलाने हैं। ये मैं पहले भी इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज कर चुका हूँ, मैं इसके ऊपर काफ़ी जोर दे चुका हूँ कि आप देखिए, एक सिंपल सी उदाहरण देता हूँ। अपने घर में जो काम करने वाली आती है वो एक गरीब तबके को बिलोंग करती है, इसीलिए हमारे घर में आके वो
झाड़ू और कटका करती है वो, नहीं तो उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि कुछ ऐसे करे। और अक्सर हम सुनते हैं कि भी किसी के घर में चोरी हो गई और पता लगा कि भी वो तो जो बाई काम करती थी घर में, वो जो है वो उसको पता था पैसे कहाँ रखे हुए हैं या जो भी है, तो वो पैसे चुरा के ले गई। ये मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हम अक्सर जब घर में ऐसे बाई आती है जो कि बेचारी एक गरीब औरत है, वो जब देखती है वो एक कोई लूज चीज पड़ी हुई या मतलब कि ऐसे ही पैसे रखे हुए या जो भी है, मतलब आप उसका अपनी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ये स्वाभाविक है कि उसके मन में एक कुछ आ सकता है कि भी ये मैं ले लेती हूँ। इसी तरह से जो मैनेजिंग कमेटी है, अगर तो रिस्पॉन्सिबल लोगों की मैनेजिंग कमेटी हो, जो कि होनी चाहिए, लेकिन हम सबको मालूम है, आप सबने, मैंने, हमने सब देखा है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि चुनते तो हम अपनी तरफ से किसी बुरे आदमी को तो चुनते नहीं है। हम तो यही सोच के चुनते हैं कि भी ये अच्छा काम करेंगे, हमारा पैसे संभाल के रखेंगे, हमारे पैसों की जो मतलब एक्सपेंडिचर है किस काम के लिए उन्होंने करना है, तो अच्छी तरह सोच समझ के करेंगे। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि मेंबर्स की जिम्मेवारी सोसाइटी को, मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करके ऑफिस में बैठा देने के लिए 5 साल से खत्म नहीं होती है। हम सारे जो मेंबर्स हैं, अगर हम अपना ख्याल खुद ना रखें और हम कुछ निगरानी या हम नज़र ना रखें कि अपनी मैनेजिंग कमेटी कैसे काम कर रही है, तो हो सकता है कि मैनेजिंग कमेटी उसका एडवांटेज लेना शुरू करे कि भी इधर तो कोई पूछता तो है नहीं है, हमको जो जैसे हम करने करे हैं, हमने जितने पैसे जहाँ खर्च करने हैं, 500 की है तो हम 1000 की ले लेंगे, कौन पूछने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनको हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सोसाइटी में थोड़ा सा अपनी कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी की मैनेजमेंट में, और गलत और ठीक का थोड़ा सा एहसास हमको होना चाहिए। हमारे पास मेंबर्स के पास राइट्स होते हैं कि भी यू कैन कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, आप ईमेल दे सकते हो, चिट्ठी दे सकते हो, आप सोसाइटी में जाके सेक्रेटरी को मिलके कंप्लेंट दे सकते हो, रजिस्टर में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपके राइट्स हैं, लेकिन ये राइट्स जो हैं आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है और करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, अगर कमेटी सोचे कि सब सोए हुए हैं, उन्होंने हमारे को जिम्मेवारी दे दी है और उसके बाद में सब सो गए हैं 5 साल के लिए, तो गड़बड़ हो सकती है। तो हम सब जानते हैं हमारे राइट्स क्या हैं, हमको अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो हमारे को वो मिलने चाहिए। ये सब प्रावधान जो हैं ये एमसीएस एक्ट में भी दिए हुए हैं और ये हमारे बायलॉज में भी दिए हुए हैं। तो इसका इस्तेमाल करना, टाइम टू टाइम कुछ पूछना, कुछ डॉक्यूमेंट देखना, जाके कुछ स्टडी, आपको कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है सोसाइटी में जाके, तो आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आप सिर्फ एक उनको इंटीमेशन दें कि भाई मैं आके मैं अब ये एक्सपेंडिचर वाला जो है वो मैं देखना चाहता हूँ, या मैं कम्युनिकेशन देखना चाहता हूँ कि आपने जो लेटर लिखी है जॉइंट रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को या और किसी अथॉरिटी को, तो मैं आके पढ़ना चाहता हूँ। तो उसके लिए सोसाइटी आपको मना नहीं कर सकती है। ये बहुत बार देखा है कि अपने ग्रुप्स वगैरह में भी ये लोग पूछते हैं कि भी हमारे क्या अधिकार हैं, हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके अधिकार हैं और आपको इनका इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि आपको जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करना, आपके जो राइट्स हैं वो दिए हुए हैं, उसका आपको इस्तेमाल करना। तो मेक इट अ टू वे कम्युनिकेशन। जो मैं कहना चाह रहा हूँ इधर संक्षेप में ये है कि मेंबर्स में और कमिटी में दो तरफा कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। तो उनको भी ये हो कि भी हाँ हमारे से, क्योंकि ये कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट है,
और आपको अपनी सोसाइटी में सोसाइटी को चलाने के लिए उसमें आपने हिस्सेदारी करनी है, आपने कोई सजेशन देना है, ठीक है, एजीएम में दे सकते हैं, वैसे भी आप दे सकते हैं, ईमेल से भी दे सकते हैं, आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखना है। कुछ चुने हुए जो चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये लंबा सब्जेक्ट है लेकिन मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। हमको इसी वजह से अभी क्या है कि हम मेंबर्स जो हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं। एक्चुअली at the end of the financial year, managing committee is supposed to promulgate a list of active and non-active members. तो इसका 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 उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्राइमरीली ये है कि भी मेंबर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको बेसिकली जनरल बॉडी मीटिंग एटलीस्ट 5 साल में एक बार जरूर अटेंड करनी चाहिए ताकि आप नॉन एक्टिव मेंबर घोषित ना किए जाए। तो इसलिए आप ये नहीं है कि आप एक बार नॉन मेंबर घोषित कर दिए तो आप दोबारा से एक्टिव मेंबर नहीं बन सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम इतना तो इंटरेस्ट लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 5 साल तो बहुत लंबा पीरियड है। आप और कुछ करें ना करें, कम से कम एक बार सर्वसाधारण मीटिंग जो है जिसको हम जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं, कम से कम उसमें तो आए और उसमें तो हिस्सा लें ना। कम से कम हम बोले नहीं तो सुने तो सही दूसरे लोगों को। और हम जो उधर निर्णय लेते हैं, जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, उसमें तो हम हिस्सादारी कर सकते हैं हाथ उठा के कि भी हाँ इसकी हम इसको अनुमति देते हैं या हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। क्योंकि कोई भी काम करना हो तो उसके लिए बेसिकली हमको ये याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि बायलॉ के हिसाब से आई थिंक इट वाज 158, जो मैनेजिंग कमेटी है, बड़ी मैनेजिंग कमेटी जो है, उसको 1 लाख खर्चा करने का अधिकार है विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द जनरल बॉडी। लेकिन वो 1 लाख रुपया किस पे खर्च कर सकते हैं वो बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है बायलॉज में, फॉर मेंटेनिंग द एसेट्स ऑफ द सोसाइटी। इसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसे ही नहीं है कि भी हम जाके कुछ 80-90 हजार की जो है हम कुछ खरीद कुछ सामान खरीद लें हम, तो उसके ऊपर हम बोलें कि भी हाँ ये तो 1 लाख के बीच में है तो इसलिए हमारी ये मैनेजिंग कमेटी अप्रूव कर सकती है और हम खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो 1 लाख की लिमिट है, जो बड़ी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो बड़ी सोसाइटी जी 1 लाख लिमिट है, वो सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स के लिए ऑफ द सोसाइटी। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको कुछ बिल्डिंग में रिपेयर करानी है, अर्जेंट रिपेयर करानी है, कुछ भी कराना है, तो आपको 1 लाख ऑन वन आइटम यू कैन डू दैट। आपने एक बिल्डिंग का टेरेस रिपेयर करना है, उसके ऊपर 1 लाख खर्च कर सकते हैं। दूसरी का अपने स्टेयर केस रिपेयर कराना है, उसके आप 1 लाख कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये जो क्वांटम ऑफ एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है बायलॉज में, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ योर एसेट्स, जिसमें प्राइमरीली योर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स, द एसेट्स व्हिच कम। सो ये याद रखने की बात है। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि भी जो पैसा खर्च हो रहा है वो ठीक तौर पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको आप कम से कम एक मीटिंग जो है सालाना मीटिंग, वो उसको अटेंड करिए। कोई इतना नहीं है, अगर शोर शराबा होता भी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अरे साहब क्यों अटेंड करें हम उसको मीटिंग को, क्योंकि उधर तो ऐसे ही शोर शराबा बहुत होता है। अरे भाई, आपकी सोसाइटी है, उसके बारे में सब सोचा जा रहा है। एक पक्ष बोल रहा है होना चाहिए, एक पक्ष बोल रहा है गलत है, एक पक्ष बोल रहा है ठीक है, तो उसमें आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उसमें शोर शराबा तो स्वाभाविक है, होगा, शोर शराबा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन तभी भी कम से कम ये चीजों में आपको मिलजुल के ये डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज में मेंबर्स के आता है, जो वो दिया हुआ है सेक्शन 7 में, बड़ा क्लियरली रखा हुआ है। आपका जो फ्लैट है,
ठीक है वो आपका फ्लैट है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आप मेंबर हो उस बेसिस के ऊपर सोसाइटी के, लेकिन द बायलॉ वेरी क्लियरली सेज, लाइक बायलॉ 45 क्या बोलता है कि एवरी मेंबर शैल कीप हिज फ्लैट स्ट्रोक यूनिट इन गुड मेंटेनेंस। ये चीजें हम इनको ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि भी हमारा फ्लैट जो है, क्योंकि ये बंगलो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने इंडिपेंडेंट प्लॉट के ऊपर अपना घर खड़ा किया हुआ है, वो आपकी वो यू नो दैट इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड दैट इज योर पर्सनल अफेयर ऑफ मेंटेनिंग दैट। लेकिन जब हम मल्टी स्टोरी में, चाहे 4 स्टोरी की हो, 3 स्टोरी की हो, 15 स्टोरी की हो, 50 स्टोरी की हो, उसमें हमारे फ्लैट के जो कंडीशन है दैट directly and indirectly affects the structural stability of the entire building। तो इसलिए ये जो है, जब हम कम्युनिटी में रहते हैं, जब हम एक जॉइंट फैमिली की तरह एक बिल्डिंग में 30 फ्लैट हैं या 40 फ्लैट हैं, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम वो फ्लैट को अच्छी कंडीशन में रखें। और इसका ये ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, पिलर्स, बीम्स एटसेट्रा जो हैं, उनको हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो एक वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेंथ होती है। जो बाकी जो एक ईंट की जो दीवार है उसका तो ज़्यादा इतना नहीं महत्व है, लेकिन बीम्स एंड पिलर्स का बहुत महत्व होता है। सारी बिल्डिंग का उसके ऊपर वो डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ, और उस बिल्डिंग के ऊपर उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही वो खड़ी होती है। तो ये है। दूसरा, एक हम अपना ऐसे भी सोच लेते हैं कि भी हम कोई भी हमने अपने घर में काम करना है, हम कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, मेरा घर है, मैं अंदर से जैसे मर्जी करवाऊं, ये भी एक गलत सोचना है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपने कुछ भी करना है घर के अंदर, वो इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग एंड इट आल्सो अफेक्ट्स द फ्लैट विच इज बिलो यू। जैसे मान लो हम अभी बाथरूम के लिए, कई बार होता है कि बाथरूम की टाइलें पुरानी हो जाती हैं, उसमें लीकेज शुरू हो जाती है नीचे वाले फ्लैट को, तो वो जो है वो हमारी जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी हमको निभानी होती है। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ के वो मेंबर बोलता है कि भाई मैंने तो नहीं करना है, आपने जो करना है कर लो। तो उसमें जो मैनेजिंग कमेटी को अधिकार दिया हुआ है बाय लॉज में, वो ये अधिकार दिया हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी मेंबर को इंटीमेट करके और एक दूसरे असिस्टेंट को साथ में लेके उसको फ्लैट की इंस्पेक्शन टाइम एंड डेट तय करके ओनर के साथ ही कैन एंटर द फ्लैट टू सी द कंडीशन ऑफ हिज फ्लैट। तो ये बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि सेक्रेटरी को अधिकार है घर में आके देखने का कि आपके सोसाइटी के अंदर से हालत कैसी है। मैं आपको एक और छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। वो बायलॉ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कोई भी मेंबर जो है, जो जब आप फ्लैट विच इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो आप ऐसा मटेरियल, कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल हो या कोई आर्म्स एंड एमिनेशन हो या कोई बैंड आइटम हो, तस्करी हो या कुछ दिस थिंग, वो आपका अधिकार नहीं है रखने के लिए, क्योंकि वो अनलॉफुल है। और दूसरी बात जो है कि अगर आप मतलब कोई इनफ्लेमेबल चीज रखोगे तो वो सारी फायर फाइटिंग सिस्टम के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। अगर आपके फ्लैट में वो इनफ्लेमेबल, जैसे आपने स्पिरिट्स रखी हुई हैं या आपने पेट्रोल स्टॉक किया हुआ है कुछ 50-60 लीटर या 1000 लीटर, तो वो रखने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए ये जो जिम्मेवारी अधिकार ये साथ साथ चलते हैं, और हमको ये देखना है कि कुछ हम ऐसा ना करें जिसके साथ दी सेफ्टी, और सेफ्टी में फायर सेफ्टी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आप ये भी नहीं कर सकते हो कि भाई आपके अगर घर में कोई कई बिल्डिंग्स है जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम है या कोई अलार्म सिस्टम है, कि आप उसको बंद करके रख दो या स्प्रिंकलर सिस्टम को डीएक्टिवेट करके रख दो, वो भी आप नहीं कर सकते।
तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ऑफ कोऑपरेटिव लिविंग, इसमें हमारे अधिकार हैं और उसमें उसके साथ साथ जिम्मेवारियां भी हैं। अभी उसके बाद में हम जब आते हैं मैनेजिंग कमेटी के जो फंक्शंस हैं, मैंने देखा है कि अगर तो मैनेजिंग कमेटी साफ सुथरी है, और उससे मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पैसे की छेड़छाड़ नहीं करती है, यानी कि वो पैसा अपने आप चुराने के लिए या अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं करते हैं, और अगर वो बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर वो चलाते हैं सोसाइटी को, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सोसाइटी में। क्योंकि अगर अगर आपका पैसा सेफ है, अगर सोसाइटी, अगर मैनेजिंग कमेटी जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है और रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही सोसाइटी के अफेयर्स को मैनेज करती है, और सबसे बड़ी चीज़ है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती बिटवीन वन मेंबर टू द अदर मेंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कई सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें मिक्स पॉपुलेशन होती है, तो वो एक दूसरे को कुछ ऐसे सोचने लग जाते हैं कि भाई ये तो छोटा है वो बड़ा है, तो वो उस काइंड का जो उस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है एक दूसरे के साथ, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप मेंबर बन गए सोसाइटी के, एक बार आपने सोसाइटी की मेंबरशिप ले ली है, तो आपके बराबर के अधिकार होते हैं जो सभी मेंबर्स के होने चाहिए, वही आपके अधिकार होने चाहिए। इसलिए मैनेजिंग कमेटी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मेंबर्स ऑन एनी इशू व्हाटसोएवर। ओके। दूसरी चीज जो है, अपने को अधिकार जो हैं वो ऐसे भी दिए जाते हैं कि भी हम डिफॉल्टर ना हो तो तब हमारे अधिकार कायम रहते हैं। अगर हमने मान लो 1 साल से अपना सोसाइटी मेंटेनेंस बिल ही नहीं दिया, 3-4 क्वार्टर, या अगर कई सोसाइटीज में एवरी मंथ आता है, कई सोसाइटी क्वार्टरली कॉन्सेप्ट बिल की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो अगर मान लो कि आपने बिल नहीं दे रहे हो आप, लेकिन आप सर्विसेज का तो इस्तेमाल कर रहे हो, साफ सफाई होती है, सिक्योरिटी है, लिफ्ट है, सारा कुछ है, तो उसमें जो है वो आपके अधिकार, वो जो उल्लंघना है, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे योर सोसाइटी maintenance charges timely, that can curtail your rights if you are not doing it, and it can be also make you a non-member or the inactive member of the society because you are not abiding to the laws and you're not paying your this thing. Now, as far as the managing committee is concerned, आपने बायलॉज पढ़े होंगे जरूर, और उसमें बेसिकली देर आर टू मेन बायलॉज। एक तो जो बायलॉ है 138 बायलॉ, जो कि मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेवारियां को लिस्ट किया हुआ है, एंड देयर 40 कॉलम्स इन दैट, के भी 40 जो उनके काम हैं वो निर्धारित किए हुए हैं। देन द नेक्स्ट बायलॉ 140 जो है वो सेक्रेटरी की जिम्मेवारियों के ऊपर दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है कि सेक्रेटरी की क्या क्या जिम्मेवारी है। तो ऐसे करके ये सारी जो है जिम्मेवारियां और जो अपने उनके अधिकार, तो उनको अधिकार तो नेचुरली हमने बायलॉ देता है अधिकार, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ फ्रॉम द MCS एक्ट, जो कि चैप्टर 7 में मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज में पहला ही बायलॉ जो है सेक्शन 72 है, वो बड़ा क्लियरली बोलता है, फाइनल अथॉरिटी ऑफ सोसाइटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन दिस एक्ट एंड रूल्स, final authority of every society shall vest in the general body of the members in general meeting, summoned in such a manner as may be specified in the bylaws. तो इसका in short, what is the meaning of this is that it is the final authority of
taking decisions on the matters of society rest with the general body. तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भी हमको जनरल बॉडी में ज़रूर जनरल बॉडी अटेंड करनी चाहिए, एटलीस्ट एज अ सेड जनरल बॉडी हो या विशेष जो हो जनरल बॉडी, स्पेशल जनरल बॉडी, we should attend these and at least give our views, our suggestions as to how that point, whatever is there, take part in discussion. If you don't want to take part in discussion, at least you will be voting for right or wrong as per you, and that is very important. उसके बाद में जो नेक्स्ट जो बायलॉ 73 जो है वो भी बड़ा क्लियरली बोलता है कि 73(1) द मैनेजमेंट ऑफ एवरी सोसाइटी वेस्ट इन अ कमिटी constituted in accordance with this act the rules and bylaws which shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed respectively by this act, the rules and the bylaws. So now ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है 73 जो आपको बड़ा ही स्पष्ट तौर पे बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट कमेटी की पावर्स हैं फंक्शनिंग की और जो उनका दायरा है काम करने का, वो MCS एक्ट और रूल्स और बायलॉज के बीच में ही होना चाहिए. दे कैन नॉट, ये नहीं है कि भाई ये बायलॉ है, ये एक्ट है, इसको साइड पे रख दो, हम वही करेंगे जो हमको ठीक लगेगा. ऐसे नहीं होता है. जो इसीलिए जो है ये बायलॉज एक्ट एंड रूल्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि एक रास्ता दिखाया हुआ है हाउसिंग सोसाइटी को कि भी आपको ये जो काम करना है हाउसिंग सोसाइटी में वो आपको इस डायरेक्शन से करना है, इस तरीके से करना है. तो अभी प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में. जैसे मैंने बोला सोसाइटी में टकराव भी होते हैं मेंबर्स के मैनेजिंग कमेटी के साथ, और उसके बाद में फिर मैनेजिंग कमेटी भी वो कुछ तंग करने लग जाती है मेंबर्स को. तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके बाद में इसको ये एक मुद्दा बन जाते हैं जिसको फिर सुलझाने में या तो अगर मैनेजिंग कमेटी और या AGM अगर ऐसे मुद्दे को जो कोई हैं हों जो AGM में सुलझाए जा सकते हैं तो सुलझाना चाहिए. और एक ग्रीवेंस कमेटी भी नॉर्मली पहले होती थी, अभी भी है काफ़ी कमिटीज़ में ग्रीवेंस कमेटी भी बनाई जाती है जो कि 3 मेंबर की कमेटी होती है और उसको कमेटी को चुना जाता है जनरल बॉडी में. और वो जनरल बॉडी वो जो कमेटी होती है उनके जो मेंबर हैं ना वो निष्पक्ष मेंबर होने चाहिए जो कि किसी की तरफ बायस ना हो और जो मतलब समझदार मेंबर्स हों जो एक मैच्योर डिसीजन ले सकें. तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स अगर होती हैं सोसाइटी में तो वो जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है वो भी उनको सुलझा सकती है. तो बेहतर यही होना चाहिए कि जितनी भी अपनी इश्यूज होते हैं मैनेजिंग कमेटी में वो अपने सोसाइटी की चार दीवारी में ही सुलझा लिए जाएं तो सबसे अच्छी बात है. तो लेकिन उसके लिए किसी को भी ऐसा ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैनेजिंग कमेटी को भी नहीं ये हमारा निर्णय है आपको उसको मानना पड़ेगा, वो भी नहीं होना चाहिए. मेंबर को भी नहीं मतलब कि नहीं इसको तो मैं ऐसे ही नहीं, मैं तो इसको जॉइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट करके ही मैं उससे डिसीजन लूँगा. तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी से दूर ही रहना चाहिए, वो सही बात है. तो बट कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि किसी हमको कभी कभी कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है उसमें वो क्योंकि उसका समाधान नहीं निकलता है. तो इसीलिए बेहतर यही है कि अगर हम बैठ के आपस में सुलझा लें अपनी कमेटी के प्रॉब्लम्स तो दैट्स इज़ द बेस्ट. लेकिन आपके पास अधिकार हैं
आपके बायलॉज जो हैं 173, 174 ये बायलॉज दिए हुए हैं और बड़ा क्लियरली लिखा हुआ 170 बायलॉ 172 से शुरू होते हैं। ये सेक्शन 9 है अपना सोसाइटी का जो बायलॉज का है, रिड्रेसल ऑफ मेंबर्स कंप्लेंट्स। तो इसमें इसमें इन्होंने जनरल डायरेक्शन दी हुई है कि भी अगर प्रॉब्लम्स आपके किस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आपको क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो जैसे इधर दिया हुआ है कि रजिस्ट्रार के पास आपको, तो उसके लिस्ट किए हुए हैं काफ़ी सारे, कोई 25 जो इश्यूज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बायलॉ 174A जो है वो रजिस्ट्रार के में, उसमें कुछ जैसे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉन इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, रिफ्यूजल ऑफ मेंबरशिप, non-occupancy charges, demand for excess premium for transfer, tempering, suppression, destruction of records of society। तो ये जो मुद्दे हैं आप रजिस्ट्रार के पास ले जा सकते हैं। उसके बाद में कोऑपरेटिव कोर्ट के मुद्दे दिए हुए हैं 174B में दिए हुए हैं, और उसमें जो बेसिकली लिखा है कि आपके जो निर्णय लिए जाते हैं एजीएम में या जो है मैनेजिंग कमेटी निर्णय लेती है, तो उसको आप कोऑपरेटिव कोर्ट में ले जा सकते हैं। रेजोल्यूशंस ऑफ एमसी कमेटी एंड जनरल बॉडी, election of managing committee except rejection of nomination as provided in the act, repair including major repair, internal repair, leakages, parking, allotment of flat, escalation of construction cost, appointment of developer, contractor, architect, तो ये दिए हुए हैं। उसके बाद में सिविल कोर्ट के दिए हुए हैं, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दिए हुए हैं, डी में पुलिस का दिए हुए हैं कि आप पुलिस में कब अपनी कंप्लेंट जो है पुलिस में दे सकते हो, और फिर एफ में जनरल बॉडी में भी दिए हुए हैं। और जनरल बॉडी में भी आप मैटर्स पर्टेनिंग टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी बाय मैनेजिंग कमेटी आप जनरल बॉडी में डिस्कस कर सकते हैं। इसका निर्णय जो है वो या आपकी कंप्लेंट जो है वो उसको रिड्रेस करने के लिए आप जनरल बॉडी में मुद्दा डाल सकते हैं। नॉन डिस्प्ले ऑफ बोर्ड्स इन द नेम ऑफ सोसाइटी, डिस्प्ले ऑफ बोर्ड्स, कौन कौन मेंबर्स हैं जो इसमें रह रहे हैं। लेवी ऑफ एक्सेस फाइन बाय मैनेजिंग कमेटी, then not allowing authenticated use of available open spaces of the society, not issuing the ensuring the property of the society must be insured. This is something which lot of societies neglect कर जाती हैं कि हमको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, कुछ डैमेज होगा तो ठीक है, हम कंट्रीब्यूट करके हम डैमेज को तो ठीक कर लेंगे, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी ensured. Then appointment of architect, then all other matters like which fall within the jurisdiction of general body. Then federation also is there, उन्होंने फेडरेशन का भी दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फेडरेशन, कि उनके पास कौन से मुद्दे आप या कौन से प्रॉब्लम्स आप रीड्रेसेस के लिए लेके जा सकते हो। तो ये सब दिए हुए हैं, गाइडलाइंस हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड bylaws are guidelines, but at the same time they are the rules which the managing committee should follow. Guideline does not mean that they can deviate from that, but हमारे को guidance देने के लिए, managing committee को guidance देने के लिए, members को guidance देने के लिए ये bylaws लिखे हुए हैं, ताकि हमको पता रहो कि हमारी rights and responsibilities क्या हैं as member, और मैनेजिंग कमेटी को कैसे काम करने का तरीका, तौर तरीका जो है और उनकी जिम्मेवारियां हैं, तो वो उनका वो गाइडलाइन दी हुई है। और अगर हमारे कोई डिफरेंसेस होते हैं जो कि रिड्रेसल करने हो, हमको एड्रेस करने हो, या तो हम जनरल बॉडी में रिड्रेस कर सकते हैं, या अगर वो मुद्दा जो है पर्टेनिंग टू कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है वो पुलिस में जाना पड़ता है, कोई ऐसा रजिस्ट्रार का जो कोई मुद्दा होता है तो वो हमको रजिस्ट्रार के पास लेके जाना पड़ता है, कि जैसे मेंबरशिप हुई या थिंग लाइक दैट। तो ये जो है ये जैसे मैंने के बोला कि हर एक चीज के साथ जो राइट्स भी दिए हुए हैं
और हमारे जो लायबिलिटीज़ या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी दिए हुए हैं। तो हमको दोनों का ज्ञान होना चाहिए, हमको दोनों का एहसास होना चाहिए। और ये एक गलत एटीट्यूड होता है जो मैंने बताया आपको कि पहले भी मैंने अपनी टेन्योर में, अपनी कमेटी सोसाइटी में मैंने देखा है कि मेंबर बोल देते हैं नहीं 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 नहीं, आप मेरे फ्लैट की इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, मेरे फ्लैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीकेज जो सीपेज हो रहा है नीचे वाले के बाथरूम से वो डक्ट से हो रहा है, तो आप डक्ट को ठीक करवाओ एंड ऑल दैट, मेरा बाथरूम एकदम सही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है जहाँ, क्योंकि ऑल द फ्लैट्स आर जॉइंट टुगेदर, देयर आर 13 फ्लोर्स, 15 फ्लोर्स, ऊपर वाले फ्लैट का नीचे इफेक्ट होता है, तो हम सबको कोऑपरेट करना पड़ता है एंड ऑल दैट टू इंश्योर दैट वी डू नॉट, हम किसी दूसरे मेंबर की तकलीफ को बढ़ाने के बजाय उसकी तकलीफ ठीक करने की वो हमारी जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही हर एक की जिम्मेवारी है। तो ये जो है ये हमको दोनों साइड का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अभी कई बार क्या होता है कि मुद्दे बहुत गंभीर होते हैं, मुद्दे बड़े सोसाइटीज में बड़ी बड़ी पैसे के जो हैं वो मिस अप्रोप्रिएशन हो जाती है, मिस एप्लीकेशन हो जाती है। तो उसके लिए जो है वो एक्ट में हमको 81, 82, 83 में जो हमको ऑप्शंस दी हुई हैं कि भी आप इंक्वायरी करवा सकते हो, आप रीऑडिट करवा सकते हो, और उसके बाद में जो है वो आप उसके बाद में वो ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद में या इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद में आप उसको रिकवरी में जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू या जॉइंट रजिस्ट्रार के थ्रू जो है वो रिकवरी करवा सकते हो। Abhi, I would like to tell you a word about some amendments which came in the MCS Act. और आपने सबने सुना होगा कि 97 अमेंडमेंट जब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके बाद में 154 करके एक सेक्शन आया था। वो 154 सेक्शन जो है वो काफ़ी 154B 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। उसने काफ़ी सारे जो पुराने सेक्शन थे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वो रिप्लेस किए हैं। अभी जैसे मोस्ट ऑफ द अपनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रिकवरी के मामले में पहले 101 सेक्शन होता था, 101, अभी हमको 154B29 के तहत रिकवरी करनी पड़ती है। तो ऐसे करके कुछ चेंजेस हैं। तो इसका जो है वो ज्ञान होना चाहिए, आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भी मैं कौन से जैसे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो उसका आप क्या कर सकते हैं। तो वो तकरीबन सारा वो 154 में थोड़ा सा और भी खुलासा किया हुआ है कि भी क्या क्या आप कर सकते हो, जॉइंट रजिस्ट्रार का क्या अधिकार है, वो डॉक्यूमेंट कैसे ले सकता है। तो ये सब चीज़ों का जो है उसमें नए ये जो अमेंडमेंट आई थी तो उसमें वो दिए हुए हैं। बाकी अगर ज़्यादा ही गंभीर प्रॉब्लम हो, जैसे आपको लगे कि बहुत ही गलत काम हुआ है, बहुत मिसअप्रोप्रिएशन हुई है कुछ भी, तो आपके पास एक 146 की ऑप्शन, सेक्शन 146 में एक ऑप्शन दी हुई है जिसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जॉइंट रजिस्ट्रार या आप डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो जो उसके बारे में जो पनिशमेंट्स हैं या उस उल्लंघन, वो वायलेशन का जो है वो रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ 147 में दिए हुए हैं कि अगर 146 का आप ये कर उल्लंघन होता है तो 147 में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है कि भी ये उनको पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि आपको ये जो इशू है अंडर 146, you have to report to the joint registrar or the deputy registrar, and deputy registrar or joint registrar will carry out further investigation to satisfy himself or herself that the managing committee had, or the chairman or the secretary or the treasurer had actually violated these bylaws and it was of serious nature, and then give you the permission under section 148 in bracket 3. It is very important that any time that you have an issue where मान लो आपका जो मेंटेनेंस बिल है उसमें अननेसेसरीली चार्जेस इंक्लूड किए जाते हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और वो चार्जेस जो है आप उनको
बोलते भी आप उनके ऊपर, आप उनको कंटेस्ट करते हो और आप बोलते हो कि भी ये चार्जेस आप क्यों लगा रहे हो, लेकिन वो तभी भी चार्जेस लगाए जाते हैं, आप वो चार्जेस नहीं देते हो, वो एक डिस्प्यूटेड अमाउंट जो होता है, तो उसके लिए आप बाद में कई बार क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो मैनिपुलेट कर देती है आपके अकाउंट्स को। तो ऐसी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट बुक्स ऑफ योर बिल्स और समथिंग that can be challenged under 146 because they are very serious matters. And when you do it, then joint registrar or the deputy registrar will call both the parties, complainant as well as respondent, और आपको उसके बाद में हेयरिंग्स आपको दी जाती हैं, और वो हेयरिंग्स में आपको अपना पक्ष रखना पड़ता है, वो कमेटी अपना पक्ष रखती है, और फिर उसके बाद में जॉइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो डिसीजन देता है कि भी हाँ इसमें गलती है, जो आरोपी हैं उनकी गलती है, और उनको फिर जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए उनको उनकी अनुमति दे सकती है। और ये 148 इन ब्रैकेट 3 की अनुमति जो है वो whenever you want to prosecute anybody under the MCS Act, ये याद रखिएगा, आपने किसी भी जन को, किसी भी कमेटी के मेंबर को या किसी को भी प्रोसिक्यूट अगर करना चाहते हैं MCS एक्ट के तहत, तो आपको 148(3) की अनुमति जॉइंट या डिप्टी रजिस्ट्रार से लेनी जरूरी है। और वो एक बार आपको अनुमति अगर उसकी मिल जाती है तो उसके बाद में फिर उसके बाद में आप पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हो। और आपको मालूम है कि पुलिस तो नॉर्मली FIR दर्ज करने में बहुत कतराती है, वो उनका काम बढ़ता है, तो इसलिए वो बोलते हैं नहीं 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 आप ऐसे मत करो, आप यू कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट अंडर 156 CRPC 156। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वो डिपेंड करता है कि भाई आपका जो पुलिस थाना है जो वो क्या उसकी कॉग्निसेंस लेता है या नहीं लेता है। तो अगर नहीं लेता है तो फिर आप 156 इन ब्रैकेट 3 के तहत CRPC आप प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। लेकिन कुलदीप सर, our question and answer time is nearing up. हाँ सर, I'll request you to conclude in max to max 5 minutes, sir. Yes sir. So वो जो है एक चीज याद रखने की बात यह है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वही उसकी जो है इंक्वायरी या उस केस की सुनवाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है आदेश जो मिलता है जॉइंट या DDR का, तो वो आदेश जो है वो आपको कोर्ट में फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैज टू डू द थिंग। मैं आपको एक मुद्दा जो है मैंने पिछली बार भी रखा था, और ये हेमंत सर के लिए भी मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ कि हेमंत सर ये एक बहुत ही अपने बायलॉज में जो एक दिया हुआ है कि भाई आप कोऑपरेटिव कोर्ट के अंडर जो आता है वो सबसे पहला है बायलॉग dispute pertaining to resolutions of managing committee and general body. Sir, general body dispute I can understand because general body means कि बहुत सारे लोगों ने बैठ के independent decision लिया है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी अगर मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी की नहीं बनती है तो मैनेजिंग कमेटी अगर मेरे अगेंस्ट एक डिसीजन रेजोल्यूशन पास कर देती है तो इसका मतलब है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट टू नॉक द डोर ऑफ द कोऑपरेटिव कोर्ट, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी सीरियस आई वुड से डिसइंसेंटिव टू अ मेंबर। सर मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूँ, मेरी कोऑपरेटिव कोर्ट अलीबाग में है, आप मेरे को ये बताओ आई एज अ मेंबर मैनेजिंग कमेटी के एक रेजोल्यूशन के ऊपर मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा कि भी मैं अभी कोऑपरेटिव कोर्ट अलीबाग में जाके ये तो रेजोल्यूशन है मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का रेजोल्यूशन उसको जाके चैलेंज करूं और मैं उनका दर रखूं, मेरा जाने आने का पूरा दिन का मेरा खर्चा। तो I can understand in the other main Bombay and the suburbs of Bombay, but what I'm trying to say is that why the managing committee resolution also can be challenged only in the cooperative court. This is a food for thought, हम discuss कर सकते हैं और इसके ऊपर हम और भी विचार कर सकते हैं।
तो इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बहुत पेशेंटली सुना मेरे को। तो मैंने अपना पक्ष रखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने पढ़ा लिखा या जो जो मैंने अपनी सोसाइटी में जैसे काम किया और मेरे को जैसे-जैसे एक्सपीरियंस हुआ तो वो आपसे मैंने शेयर किया है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर पे आएँगे। आई हैंड ओवर द माइक टू हेमंत सर। थैंक यू। कुलदीप सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपने जिंदगी का तजुर्बा शेयर किया हुआ है। मैं लोगों के प्रश्नों के लेने के पहले आपने एक प्रश्न किया कि मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन के लिए मुझे कोर्ट क्यों जाना है, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन के लिए मुझे कोर्ट क्यों जाना है। पर आपने लेक्चर के दौरान आपने ये भी कहा, आप जिंदगी के ज्यादा तजुर्बेकार है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा भी था कि छोटी मोटी चीजें हैं, मनमुटाव है, ये वो है, उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देना चाहिए। कोशिश करके पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, वो हॉस्पिटल, कहावत है, मुझे ठीक से नहीं पता वो कहावत, लेकिन उर्दू में एक कहावत है, वो हम लोग को फॉलो करना है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, मैंने 4 डॉक्यूमेंट मांगा, मुझे नहीं दिया। लेकिन मेरा ऐसा तजुर्बा है कि 100 अर्जी में से अगर बम्बई शहर में 100 अर्जी मूव हो रही है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उसमें से 95 अर्जी जाली है, फर्जी है, सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को हैरान परेशान करने के लिए। मुंह कर दो अर्जी, अर्जी मुंह करने में क्या जाता है, कोई कोर्ट फी तो लगना नहीं है। बॉम्बे शहर में एक शब्द है वुल पट्टी, साइलेंट धमकी, दे दिया, चिट्ठी लिख दिया। मैनेजिंग कमेटी मोस्टली मोस्टली मेजोरिटी ले एल से अनपढ़ कैटेगरी के हैं। आपने बायलॉ नंबर 174, 175 वगैरह का किया। सिंह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, कुछ चीज याद करना है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टिकर लगाते हैं, है ना, और रेफ्रिजरेटर के ऊपर चिपका देते हैं। कई लोग कई घर पे करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में तो एक प्रथा ही है कि याद क्यों करना है, छोटा सा स्टिकी नोट लिया, लिख दिया, फोन अप मिस्टर सिंह एट 12 o'clock, फ्रिज के ऊपर लगा दिया या कोई और प्रोमिनेंट जगह पे लगा दिया, तो इट सर्व्स एज ए रिमाइंडर। और उस समय हम वो चीज स्टिकर में उसको फोन कर दिया सिंह साहब को और अपना काम हो गया। बायलॉ के ये जो बायलॉ का ये जो हिस्सा है 174 वाला, जिसमें लिखा है कि भाई ये प्रॉब्लम के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना है, ये प्रॉब्लम के लिए कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है, ये प्रॉब्लम के लिए सिविल कोर्ट जाना है, ये प्रॉब्लम्स के लिए म्युनिसिपैलिटी के पास जाना है, इस प्रॉब्लम्स के लिए पुलिस के पास जाना है, और बाकी अन्य चीजों के लिए या तो जनरल बॉडी के पास चले जाएं या तो फेडरेशन के पास चले जाएं। हम लोग ये स्टिकी नोट बना के ऑफिस, सोसाइटी के ऑफिस में मेरे सर के ऊपर क्यों नहीं लगा के रखता हूं? याद करते रहूंगा, देखते रहूंगा, सामने सर के सामने है, खोपड़ी के सामने है, नाक के सामने है, आंखों के सामने है, तो हम लोग एक पॉइंट उसमें से सीख लेते हैं। सामने लगा रहेगा तो सीख लेते हैं हम लोग। दूसरा एक और आता है कि सोसाइटी में नॉन कोऑपरेशन क्यों है। आपके परिवार में 6 लोग हैं, मियाँ बीवी, 2-3 बच्चे, माता पिता, हम लोग सब मिला के हैं। पर अगर सिंह साहब ये बोले कि मुझे आज भिंडी और रोटी खानी है, तो वो तो सिंह साहब को खानी है। हो सकता है कि सिंह साहब के बाकी के बच्चे को नहीं खानी हो, माता जी को नहीं खानी हो, पत्नी जी को नहीं खाना हो, वगैरह वगैरह। अनिल बोलता है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो अपना डिसीजन थोपना वो आदमी करता है बाकी लोगों के ऊपर। ये बचपन से फितरत आती है, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही करता, आज ये बनाना है, तो बाकी जन झुक के उसको ओबे करते थे, रिस्पेक्ट के कारण। वो रिस्पेक्ट हुआ करता था, क्योंकि वो आदमी भी समझदार था उस समय।
कि भाई मेरा परिवार है, आज ये बनवाना है, 4 आइटम बनवाना है ताकि मेरा परिवार खुश रहे। लेकिन हमारे सोसाइटी में कैसे होता है, मैंने जो बोल दिया वो फाइनल। 174 में अगर रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है तो कोऑपरेटिव कोर्ट चले जाना है। अब पैसे हैं तो चले जाओ, नहीं है पैसे तो घर में एक कोने में बैठ के अपना कोल्ड कॉफी पी लो, छाछ पी लो, ये कर लो वो कर लो। यहाँ वहां जाने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरी है उस चीज के लिए? प्रश्न तो निर्माण ऐसे होते हैं ना कि आपको क्या कोर्ट जाने की जरूरत है। टिपिकली हम लोग क्या सोचते हैं, मुझे इसने कुछ बोल दिया, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया टकरा लेके। पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाला बोलता है भाई ये तो किरकोल है, छुट्टा पुट्टा मैटर है, एनसी लूंगा मैं और आप चले जाइए। आप बोलोगे ठीक है एनसी ले लो। अब एनसी लेने का मतलब ये नहीं कि पुलिस वाला उसको बुलाएगा और उसको कुछ डांट डपट करेगा। कई मैटर में अगर छोटा सा एक सीरियस मैटर है तो पुलिस वाला ठीक है उसको बुला लेता है फोन करके, सामने बैठ के पुलिस की आवाज में हल्का फुल्का वार्निंग दे देता है, समझा देता है, समझ दे देता है जिसको कहते हैं। एक तरीके से इसको हम काउंसलिंग बोलेंगे, नेगेटिव काउंसलिंग बोलो या पॉजिटिव काउंसलिंग बोल लो। ये काउंसलिंग सेशन क्या सोसाइटी के ऑफिस में नहीं हो सकता है क्या? 4 मेंबर को और क्यों नहीं आजमा लेते हो वहां पे बुला के कि ठीक है भाई आप आ जाओ, ये इस मेंबर को ग्रीवेंस है, आप आपस में बैठ के बातचीत कर लो। एक जमाने में तो हम लोग ऐसे ही करा करते थे। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन इन ए सोसाइटी। पुलिस स्टेशन जाना, कोर्ट कचहरी जाना, ये सबसे लास्ट टू लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और जहां तक हो सकता है, जैसे हमारे पुराने लोगों ने किया, तकलीफ का घूट पी के अपना काम चला लेने का। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही घूट पीना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट तकलीफ में रहना है। पुलिस स्टेशन जाओगे, कोर्ट कचहरी जाओगे तो वो एक पॉइंट नहीं होगा, वो कम से कम 25 तकलीफ देगा और आपको, और आप खुद थक जाओगे, बोलोगे चलो जाने दो। वो सोशल एक्टिविज्म करना, वो एनजीओ के पास में जाना, मैं एनजीओ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो वर्क नहीं करता टिपिकली। छोटा मोटा शोर शराबा कर लो, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे दोस्तों से मैं यही कहूंगा कि जहां तक हो सकता है कई चीजों को आप फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला पॉलिसी अपनाइए और आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में। हम लोग अपने दोस्तों के क्वेश्चंस लेंगे। आज का विषय है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स। क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आज जो प्रश्न लेंगे हम लोग, वी विल बी टेकिंग अप ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक को छोड़ के हम लोग कोई भी प्रश्न नहीं ले पाएंगे। जिस भी फ्रेंड्स को प्रश्न पूछना है, आप अपने स्क्रीन पे हैंड सिंबल है, ऐसा वाला एक हैंड सिंबल है, उसको क्लिक कर दीजिए। वी विल कम बैक टू यू इन सीक्वेंस। आपको जब भी प्रश्न पूछना है, आपका वीडियो ऑन करना कंपलसरी है। आपका वीडियो ऑन नहीं होगा तो आपका प्रश्न नहीं लिया जाएगा। ड्यू टू टाइम लिमिट ऑन वेबिनार, वेबिनार में हमारा टाइम का बंदिश रहता है, कोई पूरा दिन नहीं चला सकते। सो वी विल बी टेकिंग अप ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन per person. Also, this webinar does not provide any type of consultation or solutions to your personal issues. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. प्रश्न शुरू करने के पहले मैं, जैसे कुलदीप सिंह साहब आए, अपना अपना तजुर्बा बताया उन्होंने, मैं आप सबको भी इनवाइट करता हूं, जिस किसी को भी इच्छा हो, आपको भी इनवाइट करता हूं कि आप अपना अपना तजुर्बा इस वेबिनार में आके बोल सकते हैं। और अगर इच्छा है तो आप मुझे एक प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, फिर वहां से हम लोग कोऑर्डिनेशन शुरू कर पाएंगे। आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। छोटा मोटा हो, भाषा की परवाह मत करिए कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ या मराठी नहीं बोल सकता हूँ या अंग्रेजी नहीं बोल सकते।
हम लोग सब लोग ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। हम लोग साधारण भाषा में बात करने वाले लोग हैं। ए रे तू रे भी हमारे फोरम में सब चलता है। रिस्पेक्ट है, वहां तक चलता रहेगा। तो आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हो, उस भाषा में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं डेफिनेटली। सो नाउ वी विल टेक अप आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। Our first question is by Swapna Raut. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे कहना है, एक सोसाइटी है जिसके मैनेजमेंट कमेटी में ही अपने अपने डिस्प्यूट होने के कारण एक कमेटी मेंबर था जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा था, तो उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन पास करके उस मेंबर को कमेटी से हटा दिया। अब ये हो रहा है कि वो कमेटी, वो जो मेंबर है कमेटी को बार बार पुलिस कंप्लेन करना ये सब कर रहा है, और इसके ऊपर रजिस्ट्रार को कंप्लेन करने के बावजूद भी रजिस्ट्रार उसमें एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन वो जो कमेटी मेंबर है अभी एग्जिस्टिंग, वो परेशान हो गए हैं। तो इस केस में क्या किया जा सकता है सर? स्वप्ना जी, जो मेरे को समझ आया है कि एक कमेटी के मेंबर ने मीटिंग अटेंड नहीं करते रहे, वो हो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग। हाँ, तो एक हाँ, अपना बायलॉ है, एक दस्तूर है कि अगर आपने 3 मीटिंग कंसेक्टिव नहीं अटेंड करी, और आपको ये भी हाँ, मालूम होगा कि हर एक अपना बायलॉ क्या बोलता है, बायलॉ बोलता है कि मैनेजिंग कमेटी को हर महीने एटलीस्ट एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग जरूर करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में 12 मीटिंग जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक महीने में आप 2 कर लो और एक महीने में करो ही नहीं। सो वो एक डिफरेंट मैटर है। बट कोई भी मेंबर जो है मैनेजिंग कमेटी का, अगर 3 मर्तबा यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में वो आया ही नहीं, और उसके अलावा उसने कोई इंटीमेशन नहीं दी, या उसने कोई आई वुड से परमिशन टू लीव और नॉट टू अटेंड द मीटिंग, उसने कोई ऐसी अर्जी नहीं दी, तो फिर वो मैनेजिंग कमेटी जो है वो उसको अधिकार है कि उसको एक नोटिस दिया जाए और बोला कि भाई आपने 3 कंसेक्टिव मीटिंग एज पर बायलॉ सो एंड सो आपने नहीं अटेंड करी, तो आपको मैनेजिंग कमेटी से हटाया जाएगा। सो पॉइंट ये है कि जो मेंबर अभी पुलिस में जा रहे हैं या डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब वो भी तो डिप्टी रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, वो भी तो कार्रवाई वही बोलेगा कि भाई आपने कोई चिट्ठी दिया है इनको कि भी मैं बाहर जा रहा हूँ, या मैं कुछ मेरे 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 को इलाज कराना है, 2 महीने में नहीं अटेंड कर सकता हूँ। आपने अगर कोई इंटीमेशन नहीं दिया है और आपने 3 कंसेक्टिव मीटिंग मिस किए हैं, तो इसलिए ये जो प्रावधान है कि भाई मैनेजिंग कमेटी से आपको निष्कासित कर सकते हैं। तो उसके बाद का लड़ाई झगड़ा जो है वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन दस्तूर के तौर पे वो इसको नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये जो मेंबर है जिसको एक्सपोज किया गया है, वो अगर बाकी लोगों को परेशान कर रहा है, तो इस पे क्या डिप्टी रजिस्ट्रार कार्रवाई कर सकती है? नहीं, किसने कौन परेशान कर रहा है? मतलब जिस मेंबर ने मीटिंग अटेंड नहीं किया उनको मैनेजिंग कमेटी ने निकाल दिया है, अभी वो मेंबर बाहर निकल के मैनेजमेंट कमेटी को परेशान कर रहा है। नहीं, तो मैनेजिंग कमेटी को परेशान कर रहा है, तो कैसे परेशानी कर रहा है? क्या वो चिट्ठी लिख रहा है, काम नहीं करने? नहीं, फॉल्स उनके पुलिस कंप्लेंट करना, या जो सोसाइटी के स्टाफ है उनको परेशान करना, उनको काम नहीं करने देना, या उनके के लिए पुलिस कंप्लेंट करना, ऐसे सब वो पर्सन कर रहा है। तो देखिए, जो मैनेजिंग कमेटी है उनको शो कॉज नोटिस दे सकती है कि भाई आप ऐसे ऐसे कर रहे हो जो आपके अधिकार में नहीं आता है, आप मैनेजिंग कमेटी के काम में बाधा डाल रहे हो बिना मतलब के। अगर देखिए कोई मतलब हो और वो अपने अपने राइट्स के लिए और करेक्ट हो, उसके लिए मैनेजिंग कमेटी को जाके बार बार बोले, वो उसका अधिकार है और मैनेजिंग कमेटी को सुनना चाहिए। लेकिन अगर परेशान कर रहा है, बिना वजह से परेशान करना है,
तो फिर मैनेजिंग कमेटी नेचुरली फिर वो जॉइंट रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट कर सकती है और उसको शो कॉज नोटिस भी दे सकती है। और ये मुद्दा जो है जनरल बॉडी में भी बाद में डिस्कस होके उसको जनरल बॉडी में भी उसको वार्निंग दी जा सकती है। वैसे तो सेक्शन जो है अपना 51 और 53 बाय लॉ उसके एक्सपल्शन तक भी है, लेकिन एक्सपल्शन एक्सट्रीम स्टेप होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि कुछ मेंबर उससे भी बात करें, अपने उसके भी जान पहचान वाले मेंबर होंगे, उनको बोलें कि भैया मत कर, तू ऐसे क्यों कर रहा है। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं मिलजुल के, जैसे हेमंत सर ने बोला कि भी बेस्ट तो यही है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर और पुलिस से जॉइंट से के चक्कर ना काटे जाए। तो ये तो दूसरे मेंबर्स को भी चाहिए जो मतलब के वेल विशेस हैं, उसके वेल विशेस हैं या सोसाइटी के वेल विशेस हैं, कि बिठा के वो मैटर को सॉर्ट आउट करके ये खत्म करना चाहिए। बट मैनेजिंग कमेटी ने जो किया है वो गलत नहीं किया है। राउत मैडम, आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि उसमें पुलिस में भी कुछ एक्शन लेनी चाहिए सर, क्योंकि ये बार बार अगर पुलिस कंप्लेंट कर रही है तो पुलिस ने भी इसके लिए, और जहाँ पर बात है कि मैनेजमेंट कमेटी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी है, वो न्यूली इलेक्टेड है और उनका कोई उसमें दोष नहीं है। वेल, अगर ऐसा डिसाइड कर ही लिया मैनेजिंग कमेटी ने कि ये हमको परेशान कर रहा है, मुझे परेशान का अंग्रेजी वर्ड क्या, हैरासमेंट है शायद, हैरेसमेंट, यस सर। और इंटिमिडेशन का क्या होगा मैडम? धमकी देना। धमकी देना। और न्यूसेंस का क्या होगा? परेशान करना। परेशान। ये 3 सेक्शन के अंदर आप पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ओके। हाँ, कि भाई अनिल भाई ऐसा ऐसा है, ही इज इंटिमिडेटिंग, ही इज हैरासिंग अस एंड ही इज क्रिएटिंग ए न्यूसेंस। भले वो एनसी क्यों ना हो, 2 बार करो, 3 बार करो, सोसाइटी के लेटर हेड पे करो, अंडर द सिग्नेचर ऑफ द सोसाइटी सेक्रेटरी। मैं आपको ये सलाह नहीं देना चाहता हूं कि ऐसा करो, पर जब आपको लगे कि खाना ज्यादा खा लिया है और अब बाहर फेंकने ही वाले हो, तब करना ये। पुलिस वाला उसको बुलाएगा और बोलेगा कि भाई सोसाइटी की तरफ से ये कंप्लेंट आई है, आपको हम 1500 रुपये फाइन लगाते हैं। पुलिस के बाद अधिकार है इस न्यूसेंस के लिए। एक बार लगेगा तो शायद आपको रिलीफ हो जाए, नेक्स्ट टाइम वो ये सब करे नहीं। और वैसे भी राउत मैडम, आप ये भी देख लो कि घर में भी अगर मेरी मदर ने मुझे जोर से डांट दिया, तो मदर होने के बावजूद भी मुझे छोटा मोटा नाराजगी आई जाती है, मदर के खिलाफ, भाई के खिलाफ, बहन के खिलाफ, कुछ भी हो सकता है। यस सर। तो सब तरह से एडजस्टमेंट नहीं होगा। आपको लीगल रास्ता बता दिया हुआ है, आप काउंटर एनसी या काउंटर एफआईआर पुलिस में जाके कर सकते हो। और अगर पुलिस और अगर सोसाइटी में जनरल बॉडी मीटिंग में अगर ये कॉल कर सकते हैं कि भाई ये सारी चीजें कर रहा है आदमी, तो जनरल बॉडी रिजॉल्व कर सकता है कि इस मैटर में सोसाइटी इस मेंबर के खिलाफ प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में कर सकते हैं, सेम सेक्शंस में। लोकल एडवोकेट को मिलोगे तो शायद वो 1-2 सेक्शंस और जोड़ देगा उसके अंदर। एनीवे, थैंक यू राउत मैडम फॉर ज्वाइनिंग इन एज यूजुअल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय किशन भोसले, मिस्टर किशन भोसले। हॅलो, गुड इव्हनिंग सर. भोसले सर, बोलिए भोसले सर. सर, आमच्या ऍक्च्युली सोसायटीमध्ये जसं की विशेष सर्वसाधारण सभा घेतलेली, त्याच्यामध्ये एमसी ने एक 17 लाखाचं कॉन्ट्रॅक्ट होतं. तर त्यांनी काय केलं होतं, एमसी मध्ये फायनल केलेलं, आणि ज्यावेळी एक अर्ज आला की हे चुकीची गोष्ट आहे, 1 लाखाच्या वर तुम्हाला अधिकार नाहीये, तेव्हा तुम्ही हे जर 1 लाखाच्या वर असेल तर तुम्हाला एजेम मध्येच कॉन्ट्रॅक्ट पास करावं लागतं. तेव्हा त्यांनी काय केलं, जे कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनी एमसी मध्ये फायनल केला होता तो फक्त एजीएम मध्ये घेतला आणि त्या वेंडरला पास करून घेतला. जसं 2-4 मेंबर त्यांच्या फेवरचे आहेत त्यांना ते कनेक्ट करून
त्यांनी तो कॉन्ट्रॅक्ट सेम कॉन्ट्रॅक्ट फायनल त्याची प्रोसिजर जी करायची होती ज्या बॉयलाच्या ह्यानं ते प्रोसिजर केलीच नाही आणि तशा पद्धतीने त्याला फायनल केला आणि ज्यावेळी कुठल्या ऑब्जेक्शन घेतलं की हे प्रोसिजर पूर्ण गलत चुकीची आहे आणि विशेष म्हणजे विशेष सर्वसाधारण सभा घेतली फक्त 2 दिवसाची आणि 2 दिवसाचं टाइम सांगितलं आणि ज्यावेळी ऑब्जेक्शन कुठल्या मेंबरने घेतलं त्यावेळी त्यांना सांगितले की इमर्जन्सी मध्ये 2 दिवसाच्या नोटीसवर फायनल करू म्हणजे 17 लाखाचं कॉन्ट्रॅक्ट त्यांनी 2 दिवसाच्या म्हणजे इमर्जन्सी आहे म्हणून त्यांनी ते फायनल करून घेतलं हे प्रोसिजर बरोबर आहे का हे मला जरा हे करायचं कुलदीप सर. सर मेरे को पूरी सॉरी मैं मराठी इतना तो नहीं जानता हूँ ठीक है, लेकिन I'll take over. I'll take over, sir. No problems about it. हाँ जी भोसले साहब का ऐसा क्वेरी है, हिंदी में अपने दोस्तों के बेनिफिट के लिए समझा देते हैं. सोसाइटी है, 17 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजिंग कमेटी में फाइनल किया, मेंबर ने कंप्लेंट किया, एसजीएम कॉल किया, इमरजेंसी एसजीएम कॉल किया 2 दिन के नोटिस में. इनका प्रश्न है कि 17 लाख का कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन के एसजीएम में कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दूसरा प्रश्न शायद इनका ये है, आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया हुआ है, पर फिर भी उनका प्रश्न ऐसा है कि 17 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजिंग कमेटी में कैसे पास किया. सर जो मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ है उसके हिसाब से एक तो वो 17 लाख का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना जो है वो गलत है. मैनेजिंग कमेटी ने जो किया है और उनको ठीक है उन्होंने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है लेकिन फाइनल जो है वो करना चाहिए जनरल बॉडी मीटिंग में ही करना चाहिए और उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए. बेसिकली ऐसे जो बड़े अमाउंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप पहले टेंडर फ्लोट करो, फिर उसको टेंडर जब आएंगे एप्लीकेशंस आएंगी उनकी आप छांटी करो, उसमें देखो कि कौन कौन सा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई करता है, टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, फाइनेंशियल उसका स्टेटस होता है, ये सारा कुछ देखा जाता है और उसके बाद में जो है करेक्ट प्रोसीजर तो ये है कि आप ये इसको जनरल बॉडी में रख के पास करवाओ. लेकिन जो ये सर्वसाधारण मीटिंग पास कर सकती है मेरे हिसाब से, इसमें कोई दुविधा नहीं है क्योंकि वो अगर अर्जेंट काम है तो तभी नेचुरली उन्होंने सर्वसाधारण मीटिंग जो स्पेशल है विशेष सर्वसाधारण मीटिंग बुलाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, thank you, Mr. Bhosle, for joining in. ओके थँक्यू. Next question is by Mr. Hasrat Shah. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सर मेरा सवाल ये है कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई लेडी एडवोकेट है और वो अगर किसी को तकलीफ दे रही है, दूसरे को तकलीफ दे रही है, जैसे उसके घर से जो है वो ऊपर से जो है वो नीचे लीकेज हो रहा है और नीचे जो मेंबर है वो एग्रीव्ड पर्सन है, बेचारी लेडी है और वो उसको ये करना चाहती है कि भाई जो है मिलके जो है जो भी रिपेयर करना है तो हम लोग वो रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन शी इज़ नॉट रेडी टू कोऑपरेट और वो हमेशा जो है शी इज़ ट्राइंग टू पुश हर अथॉरिटी फॉर बीइंग अ लॉयर बाय प्रोफेशन. वो सबको गालियां देती है और सबको इवन पार्किंग भी जो करती है उसके पास कोई पार्किंग नहीं है, बिल्डर ने उसको कोई पार्किंग नहीं दिया हुआ है, अलॉट नहीं किया हुआ है और वो अपनी गाड़ी भी लगाती है. और ये कंप्लेंट जब हम लोग मैनेजिंग कमेटी को ये करते हैं, लॉन्च करते हैं उसके अगेंस्ट में, तो वो मैनेजिंग कमेटी भी बोलती है अरे नहीं 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 भाई वो तो शी इज अ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, वो अपने को रास्ते पे लेके आ जाएगी और ये कर देगी वो कर देगी. तो इसका क्या ये है, मतलब किस तरीके से इसके अगेंस्ट में वो कर सकते हैं हम लोग. हर्षद जी, कानून सबके लिए बराबर होता है, फिर अगर बराबर नहीं है कानून तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं है. और वो अगर ये धक्का कर रही है क्योंकि वो लॉयर है तो एक्चुअली स्पीकिंग ऐसे बंदे को तो और भी सबक सिखाने की जरूरत है.
कि भाई आप लॉयर हो सकते हो, आप दूसरों को तंग कर सकते हो क्योंकि आपके पास लॉ की नॉलेज है, लेकिन आप ये लिबर्टी आप नहीं ले सकते हो कि भाई आपकी वजह से दूसरे मेंबर को तकलीफ हो रही है, वो आप हरगिज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ के जिस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में प्रॉब्लम हो रही है, वो फ्लैट ओनर कोऑपरेट नहीं करता है और अलाउ नहीं करता है, इंसिस्ट करता है कि मेरे फ्लैट से नहीं है या मेरा फ्लैट ठीक है। तो ये चीजें हैं जो, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि सेक्रेटरी के पास अधिकार है उसको नोटिस दे के, विजिट करके उसके प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करने का, और उसके बाद में अगर वो कंसल्टेंट को भी साथ लेके जा सकता है, और अगर कंसल्टेंट बोले कि भी प्रॉब्लम तो इसी के घर से है, तो फिर उसको जो है नोटिस देना पड़ेगा सोसाइटी को। सोसाइटी कैन नॉट, मैं तो कहता हूँ कि आपकी सोसाइटी बहुत कमजोर है अगर सोसाइटी ने ये बोल दिया है कि भाई वो लॉयर है तो उसको तो जानकारी बहुत है, वो तंग करेगी, हमको तंग करेगी एंड ऑल दैट। इसका तो फिर हम घुटने टेकने वाली बात होगी, तो फिर हमारे में बहादुरी कहाँ से है? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका अधिकार हर्षित जी, आपके हर एक मेंबर का अधिकार उतना है जितना उस लॉयर का है और जितना मैनेजिंग कमेटी के मेंबर का है। तो इसलिए इसमें तो आपको थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी, और आप पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हो अगर ज्यादा तंग करती है, तो ऑल दैट यू कैन गिव कंप्लेंट टू द पुलिस। नहीं, लेकिन सिंह साहब, मैनेजिंग कमेटी जैसे आप कह रहे हो कि घुटना टेक दिया हुआ है, तो मैनेजिंग कमेटी ही, सेक्रेटरी का काम है कि भाई उसके घर में जाके जो है इंस्पेक्शन किया जाए, कोई प्लम्बर को लेके या किसी को लेके जाके जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है वो, लेकिन वो करने को मांगता ही नहीं है। वो बोलता है यार वो अलाव ही नहीं करती है हमको, हमको गालियां देती है, हमको भगा देती है। हर्षद जी, हाँ पहले तो उसकी जी, गालियां रिकॉर्ड करो आप। हम आज सबके हाँ हाथ में मोबाइल फोन है, उसकी जी, गालियां रिकॉर्ड करके उसकी पुलिस कंप्लेंट दर्ज करो। हैरेसमेंट करती है तो जैसे हेमंत जी ने बताया था, पुलिस कंप्लेंट करो। हाँ। और अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं तैयार हो रही है उसको नोटिस दे के उसके घर में काम कराने का, तो आगे डिप्टी रजिस्ट्रार को या जॉइंट रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करो। वो नहीं करवाता है तो उसको घसीटो आगे कि भाई शी इज नॉट दिस थिंग। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का जुरिडिक्शन Okay, नहीं है ना okay, वो। sir. We have हाँ, got no additional questions. We will हम्म। take up next question by Daryashil, Dr. Daryashil. आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है शुटो। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मार्च 2022 में हमारे सोसाइटी में नया कमेटी इलेक्ट होके आया है। तब से लेके दिसंबर 2022 तक 2 बार सेक्रेटरी चेंज हुए, और उन सेक्रेटरियों ने अभी तक कोई भी एमओएम नहीं बनाए, मिनट्स ऑफ मीटिंग। दिसंबर 2022 को मैं सेक्रेटरी बना हूँ, तब से लेके अभी तक जितना भी मीटिंग हुआ है उसका एमओएम मैंने बनाया है। लेकिन जो एमसी मेंबर है वो चेयरमैन का बर्ताव थोड़ा अच्छा नहीं, इसकी वजह से छोड़ के जा रहे थे। सेक्रेटरी भी जा चुके हैं, प्रीवियस सेक्रेटरी, तो उन्होंने साइन नहीं किया है जो भी मैंने एमओएम बनाया उस पे। वो मैंने इसलिए हैंडओवर लिया था ताकि सोसाइटी का नुकसान हो रहा था और सोसाइटी को लिफ्ट अप करना जरूरी था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो मैंने एमओएम बनाया है उस पे अगर जो प्रेजेंट मेंबर थे वो सब के सब साइन ना करे तो उसका वैलिडिटी कितना होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे सेक्रेटरी बनने से पहले अगर एमओएम नहीं बनाए तो मेरा सेक्रेटरी पोस्ट कितना वैलिड है? नहीं, देखिए, ये जिम्मेवारी है सेक्रेटरी टू मेक द एमओएम। जो भी मीटिंग कंडक्ट होती है उसके जब वो सेक्रेटरी है तो उसका एमओएम बनाना उसकी ड्यूटी है। अगर उसने नहीं किया तो ये चेयरमैन की भी कमजोरी है। चेयरमैन शुड टेल हिम कि भी आपने हैंड ओवर करना है तो आप एमओएम बना के तो फिर आप हैंड ओवर करिए। तो इसके बारे में आप मेरे हिसाब से आप जॉइंट, अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं एक्शन ले रही है तो आप जॉइंट सर को भी रिपोर्ट कर सकते हो। जॉइंट सर कैन गिव अ डायरेक्टिव कि भाई आप एमओएम बना के और पूरा काम करके फिर आप जाइए। दूसरी बात जो है, जो आपने एमओएम बनाए हैं, एमओएम अगर तो सही है तो किसी को साइन करने का एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर ये है
के एमओएम बनते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में पास किए जाते हैं। जैसे आपने अगर सितंबर में एमओएम बनाया है तो वो सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन शुड साइन एंड इन नेक्स्ट मैनेजिंग कमिटी मीटिंग दे शुड फर्स्ट एजेंडा शुड बी पासिंग ऑफ द लास्ट मंथ मिनट्स ऑफ मीटिंग। और उसमें अगर किसी को कोई डिसेंट है तो वो उसको या तो करेक्ट किया जाए, आप अगर बोलो कि भी हाँ ये बंदा ठीक बोल रहा है कि भी मैंने गलत लिख दिया एमओएम में, एक्चुअली ऐसे बोला था और हमने ये डिसाइड किया था, या तो हम एमओएम अमेंड कर दो, नहीं एमओएम अमेंड करने आप वो ऑर्डर रहे थे कि मैंने ऐसे बोला था, यू कैन गिव हिज डिसेंट। तो ये नहीं है कि जो एमओएम आपने बनाए वो सब मेंबर्स को साइन करने की जरूरत होती है। जो प्रेजेंट होते हैं उनको पढ़ के बताया जाता है कि ये एमओएम हमने बनाए हैं, पिछली मीटिंग में ये हुआ है, और उसको चेयरमैन एंड सेक्रेटरी के सिग्नेचर बहुत है। कुलदीप सर, एक प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि पिछले सेक्रेटरी ने एमसी मीटिंग का मिनट्स नहीं बनाया, जिसको एमओएम ये बोल रहे हैं, किसी को क्या अधिकार था ये एमओएम बनाने का? ठीक है, तो वो आपने अगर थर्ड पार्टी ने बनाया वो है वो है हम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर दरियाशील। सर, हाँ सर, उसी को एडिशन में ये है कि उसको लेकर अभी सोसाइटी के मेंबर थोड़ा क्वेश्चन पूछिए। हाँ शॉर्ट में उसको लेकर सोसाइटी के मेंबर मुझे धमका रहे हैं कि बाबा आपके खिलाफ केस करेंगे क्योंकि एमओएम फॉलो नहीं हुआ है और आपने सेक्रेटरी पोस्ट लिया है और आपके एमओएम भी जो बनाए वो वैलिड नहीं, उस पर साइन नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर केस करेंगे और आपके ऊपर ऐसा एक्शन हो सकता है कि मेरा पासपोर्ट और वीजा 5 साल के लिए डीबार हो सकता है। ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है क्या सिर्फ एमओएम की वजह से? खाली पुलाव बन रहा है सोसाइटी में, आप एक बार कोशिश कर ले और देखो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर विजय गोयल। मिस्टर विजय गोयल जी, अनम्यूट करिए गोयल साहब, अनम्यूट करिए अपना माइक। Okay, sorry, I am muted. Thank you, Kuldeep Singh ji, for giving good awareness. Mine is a small inquiry, which is the latest amendment available in the market for the bylaws. That is number one. And number two, when the election, this committee complete 5 years, so it is some particular month like March or April, the election takes place, or if the committee completes in November, December, so they should continue till November, December. Complete 5 years. मैं आपका पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब पहले दे देता हूं। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 5 साल कमेटी के हो जाते हैं पूरे तो इलेक्शन होना चाहिए। उससे पहले एक प्रोसीजर होता है जो मैनेजिंग कमेटी जो उस टाइम पे होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है लेटर लिखने की जॉइंट रजिस्ट्रार को, और जॉइंट रजिस्ट्रार नॉर्मली इलेक्शन ऑफिसर भी मतलब कि इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, तो वो उनको पूरी नोटिस वगैरह आता है, पैसे भरने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, इफ इट इज सोसाइटी इज मोर देन आई थिंक 250, तो उसके हिसाब से फिर वो कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई कंप्लीट हो जानी चाहिए जबकि उनकी 5 साल की टेन्योर खत्म होने को है। तो इसलिए वो सवाल का जो जवाब है वो यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भी मैनेजिंग कमेटी की जो इलेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर मंथ में ही होती है। तो दैट इज वन क्वेश्चन। द अदर क्वेश्चन, आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? वही अमेंडमेंट लेटेस्ट कौन सा है 2014? ये हेमंत जी आई थिंक कैन थ्रो मोर लाइट, बिकॉज एक 2022 का बायलॉ भी आया है मार्क वेबसाइट पे, बट आई डोंट नो whether that is on the website of commissioner and registrar cooperative, but जैसे हेमंत जी ने पहले भी बताया था कि बायलॉ जो होता है वो सोसाइटी का वही बायलॉ होता है जो जब सोसाइटी रजिस्टर होती है तो वो बायलॉ रहता है। उसमें जो उचित अमेंडमेंट्स आपको लानी है वो आप ला सकते हैं थ्रू ए जनरल बॉडी मीटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ द जॉइंट रजिस्ट्रार। नहीं, just to update individually level to update what is the latest amendment come in the market. From that angle, I am asking. Hemant ji, you can please. गोयल साहब, ऐसा है कि whatever bylaws are available in the market, bluntly
use it pack your chana kurmura. Oh, yeah, I know. Whatever bylaws is model bylaws. I'm using the word model. Model. The government cooperative department will be publishing in its own website. Okay. That you can take it as a guiding factor, not sumo will adopt it. Okay. Last was uploaded by the cooperative department was 2014 mention किया है. उसके बाद में अभी तक अपलोड नहीं हुआ है. We'll wait accordingly. However, you are entitled to formulate bylaws Okay. under section 13 red 12. Okay. Just now, I was understanding perhaps there was some amendment in 2019 also. That is the reason I was asking. The amendment in the bylaws is a private affair, Okay. society itself. What you are talking about apprehension regarding amendment of the Legislative Act Yeah. and MCS rules. So Legislative Act was amended 2000, 2021, 2022 also. Okay. That all those things are cooperative department's website also. Thank you, Mr. Goel, for Thank you. joining in. Thank you, sir. Thank you. Next question is by Pankaj. अनम्यूट करिए पंकज जी. Up next question by Raj. Hello. The permission. Mr. Raj, just hold on. Mr. Hello. हाँ. एक मिनट. हेलो. हाँ. हाँ सर, मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए 2 साल से. मैं सोसाइटी में सब डॉक्यूमेंट सब नेम ट्रांसफर के लिए दे दिया है, लेकिन 2 साल से लोग नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर मेरा नाम पे. और लीगल फी ले लिए, ट्रांसफर फी ले लिया है और ले लिया है. वो बोलते हैं कि आप शेयर सर्टिफिकेट भी लिया है. और क्या है कि पहले जो सब रखते थे बाहर तो हम भी रखते थे, पेनल्टी आप क्लियर करो. और हमारा मेंटेनेंस हर महीने क्लियर रहता है, कभी भी मेंटेनेंस हम नहीं रुकाया है. वो पेनल्टी के हिसाब से सब लोग अभी भी रख रहे हैं. अभी नहीं लगा रहे, पहले लगा था हर महीने 5000. ऐसे 1.5 साल ये लोग ने लगाया है. नहीं, आप बोल रहे हो कि आपका बैलेंस नहीं है, कभी भी आप टाइम पे देते रहे हो, तो फिर ये कौन सा बैलेंस है? नहीं, ये पेनल्टी, ये लोग पेनल्टी, हमारा शॉप है तो शॉप के बाद जो सामान रखते हैं ना, किराना की दुकान है तो रखते थे, तो ये हिसाब से वो लोग बोलते थे कि अभी किसकी लगाते हैं वो भी हमको वो नहीं देते. मेंटेनेंस हमारा हर महीने क्लियर रहता है, कभी भी नहीं रुकाया. ये पेनल्टी नहीं भरा है कि भाई किस बात का पेनल्टी लगा रहे हैं वो हमको बताओ. तो ये जगह नहीं, वो बताएगा ऐसा बताते हैं, कभी क्लियर नहीं बताते हैं किसकी लगाते हैं. और हर महीने 5000. मैडम, पेनल्टी का प्रावधान तो है बायलॉज में, लेकिन ये जो पेनल्टीज होती हैं उस पे एक तो सीलिंग होती है कि मोर देन 5000 इन अ ईयर यू कांट डू इट. दैट इज वन. दूसरी बात ये होती है कि जो पेनल्टीज होती हैं वो जनरल बॉडी अप्रूव करती है. जैसे कि भी आप सोसाइटी में खुले कुत्ते को लीश के बगैर अगर आप घुमाओगे तो आपको 500 रुपया, या आपका नल खुला छोड़ जाओगे तो आपको 500 रुपये का. ऐसे तो वो जो इंडिपेंडेंट, डिपेंडिंग ऑन के भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो अगर जो आपने सही पूछा है उनको कि भी हमको बताइए कि भी आप पेनल्टी लगा किस बात की रहे हो, तो वो उनका बताना फर्ज है. और फिर दूसरी बात ये है कि ये पेनल्टी जो है वो जनरल बॉडी में अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है. अगर हुई है तो फिर अगर आप उसके आपने मतलब गलत किया है वो, तो फिर वो पेनल्टी भरने की. 1.5 साल तक लगा है. सब लोग, हमारा शॉप है ना, सब बाहर सामान थोड़ा रखते हैं, तो सबको वो बोला था इधर तो सामान कभी आता है, लॉरी आता है तो निकालते रखते हैं, तो बोलता है फोटो निकाल के ऐसा क्या, लेकिन वो भी नहीं बोलता है कि किस बात का लगा है. और मेरा हस्बैंड 2 साल ऑफ हो गया, 2 साल से वो लोग को सब दे दिया है, डॉक्यूमेंट सब ले लिया है, पैसा भी निकाल लिया है, उसमें अपना ट्रांसफर कर दिया उसको. आप डीआर या जॉइंट रजिस्ट्रार को कंप्लेन कीजिए कि भी ये सोसाइटी में मैंने सब कुछ भरा हुआ है, मेरे को तंग कर रहे हैं और मेरा ये ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं. वो अपने आप आदेश देंगे. हेमंत जी, एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? हेमंत जी,
इलीगल approach the cooperative court for all these things. It इलीगल is ले a सकते हैं फी in ऐसा the अपना ये ले सकते हैं अपना पेनल्टी है 5,000 हर महीने नहीं, कितना हर महीने कितना? हर महीने 5,000 ऐसा नहीं, ऐसा 1 साल 5,000 लगेगा। नहीं, वो जो बायलॉ में लिखा हो वो 5,000 मैक्सिमम होता है इन अ ईयर। हाँ ये 1.5 साल तक 5,000 लगे। thank you, 1 लाख। Pankaj madam, that's it. I mean, छोड़ हमारे पास समय. हाँ जी We have to take one last question by Mr. Raj. Mr. Raj, please. हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, बोलिए सर. सर मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे सर ने दोनों आपने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, रॉन्ग मिनट्स नोटिंग होता है, तो ये सब हम लोग सब सवाल पूछते हैं तो थोड़ा ये कमेटी मेंबर पर्सनली लेके तकलीफ देने का काम करते हैं, तो बहुत सारे 15-20 लोगों का कंप्लेंट है कि हमें इन कमेटी को या 3 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जनरल बॉडी मीटिंग लेके 98 फ्लैट की हमारी सोसाइटी है, तो कितने लोगों का कोरम होना चाहिए फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमेटी? कमेटी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हेमंत जी, इज इट 75%? एंड देन यू मेक अ कंप्लेंट टू द जॉइंट रजिस्ट्रार. हेमंत जी विल बी एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर. MCLs एक्ट सेक्शन 76 के अंडर में ऐसा प्रोविजन है कि 1/5 मेंबर मतलब 20% मेंबर का एक एप्लीकेशन डालना है. आपके मन मर्जी के हिसाब से लेजिटिमेट एजेंडा होगा और उस एजेंडा में आप लिख सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट सो एंड सो पर्सन या तो पूरी कमिटी. और वो जब SGM मीटिंग कॉल किया जाएगा तो SGM मीटिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसमें से सिंपल मेजोरिटी अगर ये रेजोल्यूशन पास कर देती है कि एजेंडा पास है तो दैट बिकम्स फाइनल. तो 1/5 मेंबर एप्लीकेशन डालना है और जब एक्चुअल मीटिंग के दौरान सिंपल मेजोरिटी अटेंडिंग मेंबर्स के सिंपल मेजोरिटी वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. सर इसमें SGM अगर वो लेते नहीं है, एक फर्स्ट थिंग, और वो हमने जनरल बॉडी में भी लिया तो फाइनली वो डिसीजन या मिनट्स बनाने वाले फिर से कमेटी लोग ही है. अगर उन्होंने ये नोटिंग ही नहीं किया कि हमारे अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे? आप रजिस्ट्रार को वही अर्जी जो आपने SGM कॉल करने की जो अर्जी दी है, अर्जी के बगैर ये रेजोल्यूशन आप पास नहीं कर पाओगे. तो डायरेक्टली जनरल बॉडी में ये बोल देना कि हमको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, एजेंडा नहीं है, नोटिस नहीं है, तो वो काम नहीं करने वाला है. सेक्शन 76 बोलता है कि अर्जी देना जरूरी है सोसाइटी. ओके, ठीक है सर. और अगर वो नहीं दिया है तो आपका कोई भी काम नहीं होगा. वो उन्होंने नहीं किया तो वही अर्जी की कॉपी लेके आपके रजिस्ट्रार को मिलना है. रजिस्ट्रार को बोलना है कि अथॉराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करो ये SGM कॉल करने के लिए. SGM कॉल होगा और उसमें अगर ये डिसाइड हो जाता है कि नो कॉन्फिडेंस है तो एज इट इज मैनेजिंग कमेटी हट जाती है. और सेक्शन 76 सेकंड प्रोविजन में ये बोला गया है कि अगर मेंबर के रिक्वेजिशन के हिसाब से अगर SGM नहीं कॉल किया है तो मैनेजिंग कमेटी को 5 साल के लिए डिबार किया जाता है. ये ऑर्डर पास कर दिया जाएगा बाय द कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार. एनीवे हेमंत जी, वन क्वेश्चन दैट जो राज जी पूछा था, तो आफ्टर द मैनेजिंग कमेटी हैज AGM हैज अप्रूव्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन, then does the joint registrar or deputy registrar also have to approve it to the disqualify? decision of the general body in a duly called general body, व्यवस्थित कॉल करना है नोटिस एजेंडा के साथ में, मीटिंग होना है, मीटिंग में सिंपल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास करना है और वो जो रेजोल्यूशन पास करोगे वो फाइनल माना जाता है सेक्शन 72 में 72 में. Correct. और 72 is enforceable against the managing. They have to obey it. And if they still say कि ये नहीं हो रहा है तो उसको एक दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80 में जिसमें रजिस्ट्रार कार्यवाही करेगा, उनको बाहर निकाल देने का, हकाल देने का या फेंक देने का, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें. सर एक सिंपल थोड़ा क्वेश्चन है, इसमें से अगर पूरा कमेटी नहीं लेकिन 3 मेंबर है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ऐसे 3 लोगों के अगेंस्ट भी नो मोशन कॉन्फिडेंस ला सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 76 के अंदर आप एप्लीकेशन मूव करोगे आपका
मनमानी लेजिटिमेट एजेंडा। ठीक है। तो एजेंडा में आप बोलोगे कि उसके कपड़े फाड़ देने हैं, तो आपको क्या लगता है एजेंडा लेजिटिमेट होगा क्या? नहीं होगा। आपने अगर ये डाल दिया कि टू डिस्कस एंड डिसाइड टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट अनिल भाई सेक्रेटरी, तो आपको लगता है ये एजेंडा लेजिटिमेट होगा? मेरा क्वेश्चन वही था कि अगेंस्ट एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट ला सकते हैं या पूरे कमेटी के अगेंस्ट लाना चाहिए, वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। राज साहब, ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे कंसल्टेशंस और एडवाइस नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है सर। है ना? लेकिन आपने अगर पूछा है तो हम लोग यहाँ पे एक लर्निंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं सबके साथ में मिलके। ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, मैं आपसे कुछ चीज सीख रहा हूँ, आप मुझसे कुछ चीज सीख रहे हैं, स्पीकर्स आपसे सीख रहे हैं, बाकी मेंबर्स भी आपसे सीखते हैं। इसीलिए मैंने आपको पूछा कि अगर उसके कपड़े फाड़ देने का एजेंडा लेजिटिमेट है या नहीं, तो आपने कहा कि वो इलिजिटिमेट है। करेक्ट। लेकिन अगर एक और एजेंडा मूव करते हैं, इसमें ये लिखा है कि टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट अनिल भाई द सेक्रेटरी, तो ये प्रश्न, ये एजेंडा क्या ये लेजिटिमेट है या नहीं है? ये लेजिटिमेट है। तो ये चीज हमारे बाकी लोग को भी सीखने को मिला, आज मुझे भी सीखने को मिला। एनीवे, थैंक यू मिस्टर राज फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू। आई वुड लाइक टू, ओके, we'll take up last question by Patkar. Sir, I had also asked one question. मैडम, आपका वीडियो ऑन करिए और फिर प्रश्न पूछिए। रवि कुमार साहब, आप पूछिए प्लीज। रवि कुमार जी, रीडेवलपमेंट हुई थी बिल्डिंग, और ओल्ड कमिटी सब ओल्ड मेंबर है, 67-70 ईयर ओल्ड। तो नाउ आई हैव टेकन ओवर, अभी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने हैं सबको नए तरीके से। तो हमारे ओल्ड कमिटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी थे लास्ट ईयर में, वो लोग उस कमिटी में थे, तो उन्हीं को साइन करना पड़ेगा ना? जिस दिन शेयर सर्टिफिकेट का जीबी का रेजोल्यूशन पास करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट आप अपने मर्जी से इश्यू नहीं कर पाओगे। हाँ। तो जीबी में रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई पुराने 5 मेंबर, नए 10 मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है। अच्छा। तो 10 जनवरी को ये जीबी रेजोल्यूशन पास किया। जीबी में जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, भले वो एनुअल जनरल बॉडी हो या स्पेशल जनरल बॉडी हो। जिस दिन पास किया जीबी में रेजोल्यूशन, उस जीबी के दिन जो मैनेजिंग कमेटी है, they are the authorized signatories to sign on the share certificate. पुराना मैनेजिंग कमेटी शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करेगा तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू रवि कुमार जी फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई लाइक टू थैंक कुलदीप सर once again for sharing all his knowledge and experiences. He's been kind enough to accept my request. I think this is the second or the third time, and I'll request him again also for the same, and I hope he obliges us. So now I will like to thank all our friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you very much. Thank you very much for everyone.